हे गाइस व्हाट्सअप। सो ये थर्ड पार्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ ये सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। और क्लास 11 में इसी चैप्टर को इसके जो अधिकतर कॉन्सेप्ट्स हैं वो गैसेस स्टेट के रूप में पढ़ने हैं। दरअसल आप जब भी आप क्लास 11 में जाओगे तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पहला चैप्टर तो मोल है जिसमें दो पार्ट है, स्टोकोमेट्री 1 और दूसरा स्टोकोमेट्री 2। स्टोकोमेट्री 1 में मोल्स वगैरह पढ़ने, स्टोकोमेट्री 2 में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने हैं। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है जिसे गैसेस स्टेट कहते हैं उसमें आपको सारा चीज पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, मतलब और फिर उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैसेस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी, उनके तीनों के बीच में अंतर, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर अभी से आप इसको समझ लोगे और जान लोगे तो काफी आपको मतलब अच्छा रहेगा, आप दूसरों से आगे रहोगे इस बारे में, ठीक है। और बाकी एक वीडियो था जिसमें मैं वेव का पार्ट 1 डाला था, सबसे पहला वीडियो वेव का, तो वो अच्छा नहीं आया क्वालिटी में, कुछ उसका रेशियो एक्सपेक्ट में गलती हो गया है। लेकिन उतना बड़ा वीडियो था तो मुझे दोबारा शूट करने का भी मतलब मन नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने उसमें अच्छे से बताया था, तो मैंने जस्ट उसी की तरह डाल दिया। तो मैं जानता हूँ उसका कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, बट मैं फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको बना दूंगा। और बाकी चैनल पर नए हो तो जाके सारे प्लेलिस्ट चेक करो। मैं मेरा बस ये है कि मैं आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करूं, खोज प्रवृत्ति पैदा करूं। आ रही बात समझ में? आईआईटी तो बस एक स्टॉपेज है, एक टेम्पोररी स्टॉपेज है, ठीक है। मैं आपके तरफ एक रिसर्च की तरफ आपको धकेलना चाहता हूँ, ठीक है। एक ज्ञान को जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो इंडिया में जो ज्ञान का जो जनरेशन वो न के बराबर है। बस जो खोज कर दी गई है बस उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने उसके उसके पहले जिन लोगों ने पढ़ा वो पढ़े, फिर हम पढ़े, फिर आगे पढ़े। इस तरह से नहीं। मेरा ये नहीं है कि मैं सारा सवाल करा दूं या पियर्सन को ही क्यों चुना। पियर्सन को बस इसलिए चुना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों के अंदर खोज, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसकी आग जला सकता है अंदर, ठीक है। मैं आपके अंदर वो आग पैदा करना चाहता हूँ बस इसके लिए। नहीं तो इससे भी अच्छा बुक आएगा तो मैं उसको करवाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये मत समझना कि बस सिलेबस या आईआईटी जेई के लिए मैं अधिक करवा रहा हूँ या उसके लिए, ये सब बिल्कुल मत समझना, ठीक है। आईआईटी जेई से तो कई हजारों बच्चे अब तक पढ़ के निकल चुके हैं, हजारों लोग बच्चे पढ़ रहे हैं और हजारों बच्चे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एक का भी आप नाम नहीं जानते होंगे, एक ने भी नोबेल प्राइज नहीं जीता। कुछ बड़ी खोज नहीं हो रही है, अभी तो उसका मतलब ना के बराबर मीडिया में चर्चा होता है ना कुछ, मतलब क्या ही हम लोग कर क्या रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। 130 करोड़ का देश है हमारा और उसमें नोबेल प्राइज अभी पिछले बार ओलंपिक्स में 2016 के ओलंपिक्स में कितना गोल्ड मेडल जीता? एक भी नहीं शायद। चाइना 26 गोल्ड मेडल जीता था, थर्ड नंबर पे था टोटल मेडल्स के मामले में। सेकंड पर ग्रेट ब्रिटेन था और फर्स्ट पर अमेरिका था। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल शायद मुझे लगता है अमेरिका ले गया था, जिसकी आबादी लगभग 30 करोड़ ही है। सो ना तो पढ़ाई में आगे हैं, ना रिसर्च में आगे हैं, ना खेल में आगे हैं। कि हमारा फिर अपने आप को हम धार्मिक देश कहते हैं, जबकि मुझे तो लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अधर्मी लोग किसी देश में है तो इंडिया में है। मुझे माफ करना बट ये फैक्ट है। इतना ज्यादा करप्शन कि अन्ना हजारे को आंदोलन तक करना पड़ा और लोकपाल बिल पास करना पड़ा। तो ये क्या है? पढ़े लिखे लोग करप्शन कर रहे हैं। तो ना तो स्पिरिचुअलिटी में आगे हो, हाँ कभी आगे थे स्पिरिचुअलिटी में, अभी नहीं है। ना भी स्पिरिचुअलिटी में आगे है, ना साइंस में आगे है, ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। तो ये आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है, हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी है जो उसके भविष्य है। इतना जो मैं कर रहा हूँ ये उसका बस एक ही उद्देश्य है कि आप नॉलेज जनरेशन करो। कलाम साहब ने कहा था नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी रहेगा, ठीक है। आने वाला समय जो है जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो ज्ञान पर आधारित होंगी वही तेज रफ्तार से आगे विकास करेंगे, ठीक है। कितना दिन तक मतलब हम लोग बाहर से ज्ञान को इंपोर्ट करते रहेंगे? एक्सपोर्ट कब करेंगे हम लोग? तो अगर वो आग आपके अंदर में जगाने में सफल हुआ तो मैं मानूंगा कि मेरा जो ये लक्ष्य है, मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये रंग ला रही है। और 20 बच्चे क्यों ना पढ़े, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा सब्सक्राइबर या कुछ, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने चैनल पर लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं, उससे क्या बदल गया? और मेरे लाखों हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा अगर मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया तो? 1000 तारों होने से अच्छा है कि एक सूर्य हो। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन एक ऐसा तारा है जो गर्मी देता है, लाइट देता है, हीट देता है। आ रही बात समझ में? लेकिन इतने सारे तारे हैं लेकिन उनसे वो लाइट नहीं मिलता हम लोग को। लेकिन एक सूर्य है जो हमारे निकट है, तो
मैं 1000 तारे नहीं चाहता हूँ, बस एक सूर्य, और बस वो बदल के रख देगा। ठीक है, इस पर मत जाओ कि सब्सक्राइब या व्यूज ये सब पर, ये सब पैसा, ये सब मुझे नहीं जाना है। मैं बस चाहता हूँ आपके अंदर वो आग जलाना, वो खोजी प्रवृत्ति, वो जो बच्चों का जो जिज्ञासा है उस पर आप करो। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरह से आप सोचो। ऑक्सीजन एक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, 11 क्लास में पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कैसे, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैं भी बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये H2O दिख रहा है, H2O। वाटर का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, H2O। ठीक है, हर एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन है और ये 2 बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 और 6 होता है। इतना तो पता ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था। तो इसको, लेकिन यहाँ पर 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 होगा तभी तो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर 2 अथी होगा, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है। ओके, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है सो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए हाइड्रोजन इससे क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं बना है, बस ये दिख रहा है कि बन रहा है। ये एक बहुत ही वीक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। आ रही बात समझ में? तो इससे 2 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये एक बॉन्ड नहीं है, बस ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। सो इसके चलते आप देखोगे, अब इसको आगे पढ़ना है तो फिर हाइड्रोजन इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड अथी करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करता है। आ रही बात समझ में? तो इसको लेकर अब ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसको 2 अथी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अंतिम ऑर्बिट में, ताकि ये इनर्ट गैस को, जो एक एम होता है कि इनर्टनेस को अचीव करना, उसको अचीव कर सके। लेकिन फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 और 6 ही क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ही 8 है। फिर अब आप पूछोगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही क्यों है? तो इसका जवाब शायद समय लगेगा। सो मैं चाहता हूँ इस तरह से आप सोचते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, इस तरह से खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस यही कहना था। मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा मैंने बकवास कर लिया, ये तो बकवास ही कहोगे ना, बट पता नहीं क्यों नहीं मुझे बात करने का मन कर रहा था आप लोग से। चलो शुरू करते हैं कंडेंसेशन। इसके पिछले वाले क्लास में हमने मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग्स को डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन के बारे में जाना था, और बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है उसके बारे में जाना था। अब आते हैं कंडेंसेशन पे। ठीक है, उससे पहले हम ठीक है कंडेंसेशन पे आते हैं। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऑन कूलिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो होता क्या है कंडेंसेशन में? अमूमन कोई भी मैटर जो गैस फेज में होता है वो लिक्विड फेज में चला जाता है कंडेंसेशन में, सॉलिड फेज में नहीं जाता है। अरे बात समझ में? फिर वो दूसरा चीज हो जाएगा। तो कंडेंसेशन में होता क्या? तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है कि जब भी 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स अप्रोच करते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, तब जब तो बहुत दूर होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर ये नजदीक आते गए, ये दोनों नजदीक आए, एक ऐसा दूरी दोनों के बीच में फिर बनता है कि यहाँ पर जब एक ऐसा दूरी, जब एक खास जब डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, यानी उस समय अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो दूरी है, ये जो खास, उस समय अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है। तो इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, क्योंकि जब दोनों एटम स्टेबल होंगे और वो जो दूरी होगी तो वहीं पर वो लोग क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। लेकिन अब आप यहीं पर मत रुको, दोनों को और पास मिलाओ। तो और पास मिलाते जाओगे तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये दोनों अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, तो यही होता है कंडेंसेशन में। अब सिंस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब उनको लिक्विड में जाना है तो उनको नजदीक नजदीक आना होगा। जैसे गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन उनको लिक्विड में होना है तो नजदीक आने लगेंगे। तो नजदीक आएंगे तो उसके बाद उनका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑन कूलिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप किसी परफ्यूम को अपने हाथ पर रखोगे, ठीक है, परफ्यूम एक बहुत ही वोलाटाइल लिक्विड है। अब वोलाटाइल का मतलब क्या है? जो जल्दी ही इवापोरेट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा भी हीट मिलने पर इवापोरेट जल्दी हो जाए, या फिर यूं कहें कि जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो।
ऐसे लिक्विड्स को क्या कहते हैं, वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं, और इसका अपोजिट क्या हो गया, नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो अगर परफ्यूम को आप अपने हाथ पर रखते हो तो आप अपने हाथ पर एक ठंडक महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि परफ्यूम ने क्या किया कि जो हाथ में जो थोड़ी बहुत हीट बची थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम कर लिया। यानी कि पहले परफ्यूम था लिक्विड स्टेट में, लेकिन उसके पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया और उसके बाद वे गैसीय स्टेट में बदल गए और उड़ गए। तो आपके पाम से यानी आपके हाथ से तो उन्होंने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। तो अब क्या हुआ, अब आपको ठंडक महसूस हुआ क्योंकि हीट तो ऑब्जर्व कर ही लिया। तो ये चीज था आपके कंडेंसेशन में। ठीक है, कंडेंसेशन में यही प्रोसेस होता है। और ये मैंने बताया, दरअसल ये जो ग्राफ है ये तो केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे 11 में ना, तो सबसे पहला ग्राफ यही होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब के बारे में। तो ये जो वाई एक्सिस है इसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है किलो जूल पर मोल, और बाकी ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिखाया गया है। न्यूक्लियस के बीच में दूरी, ध्यान देना, एटम के बीच की दूरी नहीं, एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी में बताया। जब भी दो एटम अप्रोच करें ना, तो जब भी उनके बीच में जब दूरी दिखा रहे हो तो इंटर न्यूक्लियर के बीच में होता है, ना कि इंटर एटम डिस्टेंस होता है, कहीं भी नहीं देखोगे। सो इस चीज पर ध्यान देना। तो मैंने कंडेंसेशन में क्या किया कि ऑन कूलिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आई बात समझ में? इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो माइनस में कम हुआ, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो वो जो रिलीज होता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म होता है, तो इसे वो कंडेंसेशन कहते हैं। इनफैक्ट इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल लिक्विफिकेशन उसके पहले देखते हैं लिक्विफिकेशन क्या है। तो दरअसल गैस के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है, मतलब इंटरन्यूक्लियर जो स्पेस होता है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है अगर कंपेयर करोगे सॉलिड और लिक्विड में। तो अगर आप टेम्परेचर को लोअर कर दो और उस पर प्रेशर बढ़ाते जाओ गैस पर, तो और हाँ, वो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर से या कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आप लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में सुनते होंगे, लिक्विड ऑक्सीजन। सो ये उसी तरीके से किया जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? दैट क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव व्हिच द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस इज इम्पॉसिबल व्हाटएवर द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है कि जिससे ज्यादा अगर आपने टेम्परेचर कर दिया तो कि उस गैस को हम लोग कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे प्रेशर कितना भी लगा दें। आ रही बात समझ में? ऐसा इसलिए भी होता होगा क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गैस का रैंडमनेस जो है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब सिंस रैंडमनेस बढ़ते जाएगा, गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो उसके बाद आप कितना भी प्रेशर लगा दोगे वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। लेकिन अब जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करते हो, एक मिनट, application of high compressive can require of application of force provided the temperature of the gas is equal। और तो आप जितना भी अब आप गैस को कम करते हो, आप मान लो गैस को में कोई है एलिमेंट है या कोई भी गैस है, अब उसके टेम्परेचर को आप कम करते हो तो उसका रैंडमनेस को कम करते हो। रैंडमनेस को कम कर दिया तो अब जो दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी दोनों अपने नजदीक आना चाहेंगे। तो इसीलिए हम लोग लिक्विफिकेशन करना है तो उसका सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है, किसी भी गैस को लिक्विफिकेशन करना है तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और ध्यान देना, टेम्परेचर जो भी लो है वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा बात हुई, ये नहीं कि सिर्फ लो टेम्परेचर लिख के आ जाना। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर। तो ये जो हमने देखा था। अब इसका क्या यूज है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को जरा देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ऑकर्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फ्रीजिंग बोलने का मतलब कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसे सॉलिड स्टेट में अपना कन्वर्ट होना है। अच्छा, क्या कोई सब्सटेंस या कोई मैटर एक ही समय पर सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और लिक्विड में भी? क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही समय में सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट करता होगा? आप बताना मुझे। सो द टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ओकर्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक। यहाँ पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी है, इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो कि सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसको नहीं लिखोगे तो बात अधूरी रह जाएगी। सो इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, और किस प्रेशर पे? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
अब अगर सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हुआ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो दरअसल अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है, अब इस लिक्विड को किस में कन्वर्ट होना है, सॉलिड में, और हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। तो प्रेशर जब बढ़ गया तो वो क्या करेगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपस में लाने की कोशिश करेगी, यानी आपस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस थी उसको कम करने की कोशिश करेगी। और यही तो हमें चाहिए, क्योंकि जैसे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो उस समय जब लिक्विड में था तो उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन था, वाइब्रेशनल मोशन था, ठीक है, लेकिन अब जब उसके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अब उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन बहुत कम रहेगा, वाइब्रेशनल मोशन की ओर रहेगा। अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक से ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका घट जाएगा। और अगर प्रेशर को कम कर दिए तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे भी। फिर अब सब्लिमेशन पे आ जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्टली जो सॉलिड स्टेट में जो भी मैटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे, उस सॉलिड के सरफेस पे वो बहुत ज्यादा होता है, और थोड़ा सा भी हीट मिलने पर वो लोग मतलब इंटरन्यूक्लियर जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड फेज का जो भी मैटर है और डायरेक्ट गैसी स्टेट में बदल जाता है बिना लिक्विड स्टेट में बदले हुए। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द सब्लिमेटेड सब्सटेंस इज हाई। थोड़ा सा भी हीट मिलने पर वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड का बहुत ही ज्यादा है। ये हमने देखा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इन विंटर मॉर्निंग द एक्सहेल्ड एयर टर्न्स फॉगी। ठंडे के समय में जब भी आप अपने मुंह से थोड़ा सा कहते हो कि मतलब आप हवा अति करते हो, एक्सहेल करते हो, तो जैसे ही हवा आपके मुंह से निकली, आपके नाक से भी निकली, तो वो क्या होता है, वो भाप की तरह अति हो जाता है, इवापोरेट भाप की तरह दिखने लगता है। ठीक है, तो आप कहते हो कि मैं अपने मुंह से भाप निकल, लेकिन दरअसल वो होता नहीं है। होता क्या है कि आपके शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है। और जब भी वो जो एयर है वो उसमें थोड़ा हीट है, लेकिन बाहर का विंटर के समय बाहर का टेम्परेचर तो कम है, 37 डिग्री से कम है। तो जैसे ही वो एयर बाहर आई तो क्या होगा, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या कंडेंसेशन है, गैस से वो सीधे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए ऐसा लगता है, सिंस क्योंकि जो आपने जो एयर रिलीज किया अपने माउथ से विंटर के समय में, तो बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो कम है, तो वो जो गैस जो रिलीज हुआ आपके माउथ से वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वो ऐसा इन विंटर मॉर्निंग द एयर टर्न्स फॉगी, और फॉगी टर्न्स हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल आर एडेड टू वाटर यूज्ड एज कूलेंट इन व्हीकल्स, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। तो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस है, इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं कार के रेडिएटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में भी इसका यूज करते हैं। होता क्या है कि अगर आप जब इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हो, पानी की जगह इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी में इथाइलिन ग्लाइकोल को अति कर देते हो, क्योंकि अब सिंस गाड़ी गर्म होता है तो उसको कूल करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वहां रेडिएटर रहता है जिसमें अमोन पानी का जो होता है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में पानी के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल भी मिला देते हैं, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, वो पानी के जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या करता है, घटा देता है। यानी पहले पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको फ्रीज होना था, अब क्या होगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा या -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो ये अच्छा है ना, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में ऐसे भी टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता होगा बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेशों में। तो ऐसे में अब जब अब कार आपके पास होगी और उसका रेडिएटर में जो पानी है अगर वो जमने से रोकना है तो उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दोगे तो वो ऐसा जमने से रुक सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर के पानी को जमने के लिए कम से कम -10 इस तरह से चाहिए, -8 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो क्यों ऐसा, क्योंकि उसने
क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। इनफैक्ट अगर कोई इम्प्योरिटीज भी आप मिला देते हो ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे कि जो फैक्ट्री में जो आइसक्रीम बनता है, तो आइसक्रीम में आप दूध रहता है, दूध एक कोलाइडल सोल्यूशन है, दूध के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस है, और फिर उसमें बहुत सारे फ्लेवरी सब्सटेंस डालते हो, वेनिला डालते हो, तो इम्प्योरिटी आप मिलाते रहते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि जो नॉर्मल आइस है जिसमें केवल वाटर है, वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जो आइसक्रीम बनता है जिसको आप खाते हो, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज नहीं होगा, वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, -8 पर होगा, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज मिल गया है ना। अरे बात समझ में? और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अगर जैसे अगर केवल पानी है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ आपने चीनी मिला दिया, कुछ और मिला दिया, तो अब वो कितना 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करेगा, या कुछ मतलब 100 से ज्यादा पकड़ेगा। तो कुछ भी इम्प्योरिटीज मिलाने से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बस ये जनरल है। इसलिए हम लोग कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं, ताकि अब इथाइलिन ग्लाइकोल से मिलाने से क्या होगा कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वाटर का जिसमें मिला है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब कार का अगर इंजन बहुत गर्म भी हो गया तो उसको वो सह सकता है, क्योंकि वो जल्दी वेपराइज नहीं होगा, जल्दी वो बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि उसको बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान चाहिए। तो हमारा दोनों काम हो जा रहा है, ठंडे में उस ठंडे को भी वो सह ले रहा है बिना जमे हुए, और गाड़ी अगर गर्म हो रही है तो उसको ज्यादा गर्म भी होगी तो उसको भी सह ले रहा है, वो तब तक बॉयल नहीं करेगा, 100 डिग्री पर ही बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज में आती है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, एक इम्प्योरिटीज की तरह यहाँ काम कर रहा है। ये इसका चीज है। इनफैक्ट ये क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ना है कि आखिर कितना कम होगी, उसका एक फार्मूला भी है, टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू टी नॉट, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज होगा, और फिर एक डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, यहाँ पर के भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, और ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, और के एफ इंटू इसको कुछ भी लिख सकते हो, टी नोट लिख सकते हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है क्लास 12 में, तो उसका एक सबसे बेसिक ये चीज था। अब एक और क्वेश्चन है कि आखिर अगर किसी मेटल को हीट करेंगे तो उसका जो कंडक्टर है, कोई कंडक्टर मेटल है, उसको हीट करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कोई मेटल है, मान लो लोहा है, ठीक है, आयरन है, तो उसको पहले भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही थी, लेकिन अगर उसको हीट करते गए तो जो उसका प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, वो बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा। तो दरअसल क्या होता है कि इन केस ऑफ मेटल्स विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड थस ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप हीट करते हो किसी मेटल को, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो करंट को चलने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अब जब चलेंगे लेकिन पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, अरे बात समझे, और इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के स्पीड को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उसका भी स्पीड कम होगा, यानी करंट का कंडक्टेंस कम होते जाएगा। याद रखना इस बात को, कभी भी मेटल को हीट करने पर उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस है वो बढ़ता नहीं है बल्कि घटते जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, तो ये तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के ही समझ में आएगा, अरे बात समझ में, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ना है कि आखिर वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है, क्लास 12 में ही पढ़ना होगा इसको। तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इतना याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक में है कि मेटल को जब हीट करेंगे तो हीट करते जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस है यानी विद्युत धारा की जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत बाधा का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि पहले आयरन मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट अपना चल रहे थे इस दिशा में, तो करंट इस दिशा में था, ठीक है, लेकिन अब आयरन मॉलिक्यूल्स को गर्म किएगा तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं, टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं, रैंडमली टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बहुत बाधा का सामना करना पड़ेगा इधर से इधर जाने में, अरे बात समझ में। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और बस। अच्छा, मुझे एक बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज बताना कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, करंट एक वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में मुझे बताना। ये हो गया
अब एक क्वेश्चन और है, इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या होता है कि लेग फ्रीजेस, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है और इसको बाद में डिस्कस करूंगा जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे, और कुछ इसमें खास बचा नहीं। उसके बाद हम लोग हर क्वेश्चंस बनाएंगे इसका, ताकि इसका हर चीज कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको पूरा, इसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना इस चैप्टर का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।